गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीपोजिशन आज फिर से स्टार्ट किया जाए। प्रीपोजिशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी रूल के अंदर नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक समझने के लिए हम लोग कुछ रूल बना सकते हैं। इसका तो पूर्ण प्रैक्टिस तभी होगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के देखोगे कि कैसे यूज होते हैं और क्या उसका अर्थ निकल रहा है, तभी ये परफेक्ट कुछ हो सकता है। तो जो रूल्स हो सकते हैं, जो जिसको दिमाग में रखा जा सकता है, उन्हीं रूल्सों को हम लोग इस वीडियोस में पढ़ रहे हैं या उसी को देख रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए फ्रेजल प्रीपोजिशन है, तो फ्रेजल प्रीपोजिशन भी बहुत सारे हैं। तो आइंदा से मैं ऐसा करूंगा कि आपको 10 फ्रेजल प्रीपोजिशन भी आपको वीडियो में डाल दूंगा, उसको आप लोग नोट करके एक जगह देख सकते हैं, उसकी मीनिंग भी डाल दूंगा। तो ठीक है, कंजंक्शन को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रयोग हम लोग आफ्टर और बिफोर का देखते हैं। आफ्टर का प्रयोग के बाद के सेंस में होता है, के बाद, और बिफोर का प्रयोग के पहले के सेंस में होता है। तो सेंटेंस में इसको देखते हैं। ही रिटर्न इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय के बाद भारत वापिस आया। तो बाद के सेंस में हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आई लेफ्ट द स्कूल बिफोर अप्रैल। मैंने तो अप्रैल से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। तो बाद के सेंस में आफ्टर और पहले के सेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब टिल और अनटिल का प्रयोग, ये प्रीपोजिशन में भी प्रयोग होते हैं इनका और कंजंक्शन में भी प्रयोग होता है इनका। तो प्रीपोजिशन में अगर प्रयोग है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम लोग टिल और अनटिल का प्रयोग करते हैं। ये टिल और कुछ नहीं, अनटिल का ही एब्रिविएशन है। तो टिल और अनटिल का हम लोग प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं उस समय तक वह कार्य हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। जैसे हम कह रहे हैं द गवर्नमेंट विल नॉट पास द बिल अनटिल नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन से पहले गवर्नमेंट इस बिल को पास नहीं करेगी। तो अगले सेशन तक काम हो जाएगा, लेकिन अगले सेशन से पहले नहीं हो। यू शुड स्टे ऑन द ट्रेन अंटिल दिल्ली। दिल्ली आने से पहले तक या दिल्ली आने तक आप इस ट्रेन में रहेंगे, इसी ट्रेन में रहेंगे। उसके बाद आप ट्रेन चेंज करेंगे, दूसरी जगह जाना है, लेकिन दिल्ली तक आप उसी ट्रेन में रहेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए दिल्ली पहुंचने के समय तक, इसलिए यहां अंटिल का प्रयोग हुआ। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग अंटिल और टिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग बाई का भी प्रयोग करते हैं। भाई, बाई का भी प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने के आखिरी समय तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। तो बाई का प्रयोग भी प्रीपोजिशन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। और ड्यूरिंग का प्रयोग जो है ये अवधि बताने के लिए होता है। अवधि मतलब एक समय, एक समय तक। ड्यूरिंग द स्ट्राइक, स्ट्राइक के दौरान। मेनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए। तो स्ट्राइक लंबे समय तक चला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसान आंदोलन 13 महीने तक चला और 13 महीने में बहुत सारे किसान मर गए। तो उसी तरह ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डाइड। तो एक अवधि को बताने के लिए हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख करने के लिए टिल, अनटिल और बाई का प्रयोग करते हैं।
तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, अपने दिमाग में बिठाएं। देखिए अगला, अप डाउन और अप टू। अप का मतलब ऊपर से है, डाउन का मतलब नीचे से, और अप टू का मतलब यहां तक, मतलब ऊपर यहां तक कंटिन्यूटी बताता है। जैसे ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर के सेंस के लिए हमने अप का प्रयोग किया। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे दौड़ता हुआ आया, तो नीचे आने के लिए डाउन का प्रयोग किया। चिल्ड्रन शुड गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक, अप टू का सेंस तक, तो 14 वर्ष की उम्र तक फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो अप का प्रयोग ऊपर के लिए, डाउन का नीचे के लिए, और अप टू का मतलब किसी समय तक, ऐसा है। टू का जो प्रयोग करते हैं हम लोग लक्ष्य बताने के लिए, मतलब डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम का डेस्टिनेशन कॉलेज है, तो टू का प्रयोग हुआ। सेंड हिम टू द पार्टी प्लीज, कृपया उसे पार्टी में भेज दीजिए, पार्टी लक्ष्य है। तो हम पेरेंट्स से, हमारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं कृपया उसे भी पार्टी में भेज दीजिए, पार्टी इज डेस्टिनेशन। तो इस तरह लक्ष्य को बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। लक्ष्य को बताने के लिए फॉर का भी प्रयोग किया जाता है, और ये फॉर जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। तो ही इज लीविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, वह आज की रात अमेरिका के लिए निकल रहा है, तो अमेरिका उसका लक्ष्य है। तो लक्ष्य बताने के लिए फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। तो लक्ष्य बताने के लिए टू का भी प्रयोग किया जाता है और फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। अलोंग का यूज देखिए, अलोंग मतलब पैरेलली, पैरेलल वे में होता है। पैरेलल वे को बताने के लिए हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें जब एक को किसी दूसरे वस्तु के समांतर दर्शाना है, पैरेलल दर्शाना है, तब हम लोग अलोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, तो हमारे चलने का नदी के किनारा से बोध कराना है, तो अलोंग का प्रयोग होगा। आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, मैं रेलवे लाइन के पैरेलली जा रहा था, ऐसा है। I saw 3 different boats rowing along the bank of river, मैंने 3 अलग अलग नायों को रिवर के बैंक पे, रिवर के किनारे रो करते हुए देखा, तो ऐसा है। लेकिन जब दोनों साथ साथ समांतर हों, तब हम लोग along with का प्रयोग करते हैं, खाली along नहीं, तब along with का। जैसे रोहित केम along with me, रोहित मेरे साथ साथ पैरेलली आया, मैं भी चल रहा था, रोहित भी चल रहा था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। तो ये सेंस दर्शाने के लिए हम लोग along with लगाते हैं। या द रेस्टोरेंट सर्व्स पास्ता along with a side salad, रेस्टोरेंट जो है वह पास्ता एक सलाद के साथ साथ देता है। तो इस तरह से पैरेलली अगर दो घटनाएं हैं, तो हम लोग along with का प्रयोग करते हैं, और नहीं तो along का प्रयोग करते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर तब तक अगले कुछ वो को देखते हैं। देखिए अगेंस्ट का प्रयोग जो हम लोग कई अर्थ में करते हैं, जैसे प्रतिकूल दर्शाने के लिए, अपोजिट दर्शाने के लिए। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, मतलब धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल चलना कठिन है। तो अगेंस्ट का प्रयोग अपोजिट के लिए किया जाता है, प्रतिकूलता जताने के लिए, या के विरुद्ध भी जताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूं। और सहारा लेकर या टेक लेना,
इस सेंस में भी किया जाता है। सहारा लेना जैसे दीवार का सहारा लेना, तो सहारा लेना या टेक लेना इस सेंस में भी हम करते हैं, जैसे डू नॉट स्टैंड द रेलिंग, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यहां होना चाहिए डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, you may fall। मतलब रेलिंग के सहारे ना खड़े हो, तुम गिर सकते हो, ऐसा। तो अगेंस्ट का प्रतिकूलता जताने के लिए कि विरुद्ध हूं यह जताने के लिए, या सहारा लेने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तीन कारणों से हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं। दूसरा विथ के साथ, ऐसा मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे है आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। थ्रो ऑल थिक एंड थिन्स, सारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो साथ के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। बियॉन्ड जो शब्द है या ये जो प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग हम लोग पहुंच के बाहर या पहुंच के परे इस सेंस में करते हैं। जैसे चलिए द केस, ठीक है, द केस इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब यह मामला कोर्ट के न्याय के परे है, कोर्ट के न्याय के पहुंच के बाहर है। ऐसा करने के लिए हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, गोइंग आउट, ये वर्ब आया। ऑफ के बाद वर्ब आया है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे, ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, वह सूर्यास्त के बाद बाहर जाने में डरता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अमेरिका, मैं अमेरिका जाने सोच रहा हूं। तो ये प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आते हैं तो हम लोग वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं। वैसे प्रीपोजिशन के तो बहुत सारे रूल बनाए जा सकते हैं या बनते हैं, बनते रूल तो नहीं है कुछ, लेकिन प्रीपोजिशन को समझने के लिए जहां तक मेरी समझ काम कर रही है वहां तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अबाउट का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। अबाउट का प्रयोग हम के बारे में बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे आई नो ऑल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब जानता हूं। तो के बारे में इसका यूज कराते हैं। लगभग के सेंस में भी इसका यूज होता है। जैसे आई एम अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर हूं। तो के बारे में जताने के लिए या लगभग बताने के लिए हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, अबाउट के बाद अगर इंफिनिटिव आ गया, इंफिनिटिव का मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अबाउट के साथ अगर इंफिनिटिव आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि कार्य जल्दी ही समाप्त, कार्य जल्दी ही होने वाला है, मतलब वर्ब जल्दी ही होने वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, मतलब ये है कि मैं एक नया पाठ जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं। अबाउट के बाद इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब, तो अबाउट प्लस इंफिनिटिव के स्थान पर हम लोग गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग कर सकते हैं, बी का कोई भी रूप और उसके बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस रूप में भी लिख सकते हैं।
जैसे यही सेंटेंस है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, उसको हम आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन भी लिख सकते हैं। तो बी का फॉर्म गोइंग और उसके बाद टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा भी कर सकते हैं। या द मिनिस्टर इज टू डिलीवर ए स्पीच, बी का फर्स्ट फॉर्म टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो अबाउट के बाद इंफिनिटिव जो आता है, जो कार्य के जल्दी होने की संभावना को जताता है, तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, गोइंग के बाद टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या बी का कोई भी रूप और उसके बाद टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अबव और बिलो का प्रयोग देखते हैं। अबव और बिलो ये लेवल को जताने के लिए आता है, कोई स्टैंडर्ड लेवल है, कोई मानक है, उसके ऊपर के लिए अबव और उस मानक के नीचे के लिए बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, ये डेंजर लेवल एक मानक बनाया गया है, उससे ऊपर बह रही है, मतलब बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ गई है। हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, उसके अंग्रेजी की जानकारी जो है वो औसत से नीचे है। द स्कोर वॉज बिलो 100, स्कोर 100 के नीचे था, ऐसा और आगे बढ़ा सकते हैं। When the last batsman was declared out, मतलब आखिरी बैट्समैन के आउट होने के पहले तक रन जो है, स्कोर जो है वो 100 से नीचे था। तो ऐसा करते हैं, कुछ और नियमों को पढ़ते हैं। तो ओ एफ ऑफ का प्रयोग देखिए, ओ एफ ऑफ का प्रयोग निर्जीव चीजों का अधिकार जताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे टेबल निर्जीव है तो हम कहते हैं वुड ऑफ टेबल, इसके लिए टेबल्स वुड, ये अगर लिखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। निर्जीव वस्तु का अधिकार दर्शाना है तो ऑफ लगा के दर्शाएंगे, वुड को पहले ऑफ लगाएंगे उसके बाद टेबल, तो वुड ऑफ टेबल। या लेग ऑफ चेयर, चेयर्स लेग लिखना गलत। तो इस तरह से ऑफ का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तु का अधिकार बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग यह है कि किसी चीज का स्रोत अगर दर्शाना है, उसका उद्गम स्थान जताना है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही कम्स फ्रॉम, अच्छा ही कम्स फ्रॉम प्रयोग कर दिया हमने, ही कम्स ऑफ मराठा फैमिली, ही कम्स ऑफ मराठा फैमिली, या ही कम्स ऑफ रॉयल फैमिली। तो उसका उद्गम स्थान कहां से है, वो कहां से पैदा हुआ, रॉयल फैमिली में, वो कहां पैदा हुआ, मराठा फैमिली में। तो उद्गम स्थान दर्शाने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और बीमारी से मरने के अर्थ में भी हम लोग डाई ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन कारण अगर दर्शाना है तो डाई फ्रॉम लिखना पड़ेगा। बीमारी से मर गया, किसी बीमारी से, तो डाई ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी के कारण वह मर गया, कैंसर बीमारी से वह मर गया, लेकिन कारण दर्शाना हो, ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, मरने का कारण क्या है, मतलब प्यास, वो प्यास से मर गया। तो डाई, बीमारी से मरने के लिए डाई ऑफ, किसी दूसरे कारण से डाई फ्रॉम लगाएंगे। ओ डबल एफ, ये तो ओ एफ का प्रयोग हुआ। ओ डबल एफ, ये अलगाव या सेपरेशन बताने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कीप द डॉग्स ऑफ द फ्लावर बेड्स, मतलब
कुत्तों को फुलवारी से दूर रखो। तो ऑफ का O ऑफ का प्रयोग हम लोग सेपरेशन के लिए बताते हैं, उनको सेपरेट रखो फुलवारी से, वरना वो उनका स्वभाव है, वो मिट्टी जो है खोदते हैं, खोद डालेंगे सारे पौधे, ऐसा है। बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग हम लोग पीछे दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थिफ, पुलिस लोग चोर के पीछे भाग रहे हैं। शी हिड बिहाइंड द कर्टन, वह पर्दे के पीछे छुप गई। तो पीछे दर्शाने के लिए हम लोग बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब अभी आपको कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन दे देते हैं, 10 फ्रेजल प्रीपोजिशन दे देते हैं, उसको भी देख लेंगे, नोट करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे, और कुछ प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कल थोड़ा और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्पॉटिंग एरर्स करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। तो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ कुछ फ्रेजल वर्ब हमने लिख रखे हैं, जैसे एबहॉरेंस ऑफ से नफरत, एबहॉरेंट टू से नफरत होना, एब्जॉर्ब्ड इन में व्यस्त, एक्सेप्टेबल टू को स्वीकार, एसेस टू तक पहुंच होना, अकम्पलिश टू में निपुण, एक्यूरेट इन में सटीक, एक्यूज्ड ऑफ किसी चीज में आरोपी होना, अकस्टम्ड टू किसी चीज का आदी होना, एक्विंटेंस विथ से वाकिफ होना। तो इसको नोट कीजिए और याद रखिए। तो देखिए, मेहनत तो हम अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तभी हम दोनों की मेहनत जो है सफल होगी। जैसे हीना सूख जाने के बाद ही रंग लाती है, वैसे हम दोनों की मेहनत जब मिलेगी तभी मेहनत सफल होगी। और मेहनत तो हम कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट भी आपसे कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, तभी मेरे समझ में आएगा कि मेरे समझाने में यहाँ कमी रह गई है, इसको और ठीक करना है, कैसे ठीक करना है ये तब समझा पाएंगे। तो कमेंट भी करके बताइए कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, तब आपको वो चीज क्लियरिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।